जरा सोचिए, एक पत्थर, एक हीरा जो सदियों के इतिहास का गवाह बन जाए, जो अपनी आंखों से साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखें, तो उसकी कहानी क्या होगी? कोहे-नूर वो सिर्फ एक हीरा नहीं है, बल्कि खुद इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसने राजाओं, सल्तनतों और देशों की किस्मत को पलटते हुए देखा है। तो आइए आज इसी हीरे के सफर को उसी की नजरों से समझते हैं। तो जब ये पहली बार मिला ना, तो इसका वजन था एक हैरान कर देने वाला 793 कैरेट, वो भी बिना तराशे हुए। सोचिए जरा, उस जमाने में इतना बड़ा और इतना शुद्ध पत्थर मिलना किसी चमत्कार से कम तो नहीं रहा होगा। इसकी कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है, एक असाधारण पत्थर के तौर पर। और पता है, यही वो बात है जो कोहिनूर को दुनिया के हर दूसरे हीरे से एकदम अलग बना देती है। इसका कभी कोई मोल नहीं लगा, इसकी कोई कीमत तय ही नहीं हुई। इसे हमेशा हमेशा ताकत से हासिल किया गया। इसकी कहानी बाजार की नहीं, बल्कि जंग के मैदान की है, जो तलवार की धार पर लिखी गई। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने पर चलते हैं, उस दौर में जब ये हीरा किसी ताज का नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र हुआ करता था। इसकी जड़ें दौलत से कहीं ज्यादा गहरी भारत की आध्यात्मिक जमीन में थीं। तो कहानी हमें ले चलती है आज के आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खदानों में, जहां काकतीय राजवंश के समय ये हीरा धरती से निकला। ये वो पल था जब शायद कुदरत ने इंसान को एक ऐसा अनमोल तोहफा दिया था जिससे आने वाली कई सदियों का इतिहास बदलने वाला था। और कमाल की बात देखिए, इसकी पहली मंजिल ये किसी बादशाह के खजाने में नहीं गया, बल्कि वारंगल के एक मंदिर में देवी भद्रकाली की मूर्ति की आंख बना। मतलब शाही ताकत का प्रतीक बनने से बहुत पहले ये देवीय शक्ति का हिस्सा था जिसकी पूजा होती थी। मगर मंदिर का वो सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। बहुत जल्द इस हीरे की चमक ने सुल्तानों और बादशाहों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, और बस यहीं से शुरू हुआ लड़ाइयों, साजिशों और सत्ता के लिए संघर्ष का वो लंबा दौर जिसका कोहिनूर खुद गवाह बना। अब जरा इस पर एक नजर डालिए। ये कोहिनूर के सफर का एक तरह से नक्शा है। 500 सालों के अंदर ये दिल्ली सल्तनत से मुगलों के पास गया, फिर ईरान से अफगानिस्तान, और वहां से घूमकर वापस पंजाब में सिख साम्राज्य तक पहुंचा। हर तख्ता पलट के साथ कोहिनूर का मालिक बदल जाता था। इस हीरे का जिक्र हमें पहली बार मिलता है मुगल संस्थापक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में। बाबर ने इसकी कीमत का अंदाजा लगाते हुए जो लिखा था, वो इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये पूरी की पूरी सल्तनत की ताकत का सिंबल था। और देखिए, जहां इतनी ताकत और इतना लालच हो, वहां अक्सर बदकिस्मती की कहानियां भी तो जन्म लेती हैं ना। कोहिनूर के साथ भी एक ऐसा ही अफसाना जुड़ा हुआ है कि जो भी पुरुष इसे धारण करेगा, उसकी सल्तनत और जिंदगी दोनों तबाह हो जाएंगी। जरा इतिहास पर नजर तो डालिए। शाहजहां, उसी के बेटे ने कैद कर लिया। नादिर शाह, उसका कत्ल हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, उनका अंश तो बेहद खूनी रहा। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या उस किंवदंती में वाकई कोई सच्चाई थी? और विडंबना देखिए, इस हीरे को इसका ये मशहूर नाम किसी दोस्त ने नहीं, बल्कि एक हमलावर ने दिया। जब ईरान के नादिर शाह ने इसे दिल्ली में देखा, तो इसकी बेमिसाल चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं, और उसके मुंह से निकला कोहे-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। और ये नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां कोहिनूर का सफर हमेशा हमेशा के लिए एक नए महाद्वीप की ओर मुड़ गया। 19वीं सदी में इसका भविष्य भारत या एशिया में नहीं, बल्कि लंदन में लिखा जाना था। बात है दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में हार के बाद की। लाहौर की संधि पर दस्तखत हुए, और इसी संधि के तहत सिख साम्राज्य के सोचे सिर्फ 10 साल के वारिस महाराजा दलीप सिंह को कोहिनूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। ये एक ऐसा हस्तांतरण था जिस पर आज तक सवाल उठाए जाते हैं। तो जब कोहिनूर लंदन पहुंचा, तो सिर्फ उसका मालिक ही नहीं बदला, उसका रूप भी बदल गया। यहां दो बिल्कुल अलग अलग जौहरी दर्शनों का टकराव हुआ। जहां भारतीय कारीगर हीरे का वजन बचाने को प्राथमिकता देते थे, वहीं यूरोपीय कारीगरों के लिए उसकी चमक और उसकी आग सबसे ज्यादा अहम थी। और इस नई सोच का नतीजा जरा देखिए। चमक बढ़ाने के चक्कर में हीरे को फिर से तराशा गया, और उसने अपने वजन का 40% से भी ज्यादा हिस्सा खो दिया। ये 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। आकार में छोटा, पर चमक में कहीं कहीं ज्यादा तेज।
देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हो गया। हुआ यूं कि जब इसे लंदन में पहली बार दिखाया गया तो वहां की जनता को ये कुछ चमकहीन सा लगा। तब प्रिंस एल्बर्ट के आदेश पर 38 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इसे एक नया रूप दिया गया ताकि ये महारानी विक्टोरिया के ताज की शान बन सके। और उस दिन से लेकर आज तक कोह-ए-नूर ब्रिटिश शाही खजाने का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि श्राप की उस पुरानी कहानी को ध्यान में रखते हुए इसे सिर्फ महारानी या राजा की पत्नी ही पहन सकती है। किसी भी ब्रिटिश राजा ने इसे कभी अपने ताज में नहीं सजाया। लेकिन इसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये इतिहास के पन्नों में दफन नहीं हुई है। आज कोह-ए-नूर एक बेशकीमती गहने से कहीं ज्यादा एक बहुत ही जटिल कूटनीतिक पहेली बन चुका है, जो देशों के रिश्तों को भी परिभाषित करता है। आज की तारीख में कम से कम 4 देश हैं जो इस पर अपना हक जताते हैं। भारत, इसकी जन्मभूमि, पाकिस्तान, जो खुद को मुगल और सिख साम्राज्यों का वारिस मानता है, और साथ ही अफगानिस्तान और ईरान, जहां ये हीरा कई दशकों तक रहा। हर देश का अपना अपना मजबूत ऐतिहासिक तर्क है। भारत का कहना है कि ये हमारी धरती की धरोहर है। पाकिस्तान इसे लाहौर की विरासत मानता है। अफगानिस्तान दुर्रानी साम्राज्य के अधिकार की बात करता है और ईरान नादिर शाह की जीत की। तो इन सभी दावों के जवाब में यूनाइटेड किंगडम का जो रुख रहा है वो हमेशा से बिल्कुल साफ और सख्त रहा है। वे इसे अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं और इस पर किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार करते हैं। इस पूरे विवाद की जो कानूनी गांठ है ना, वो 1849 की लाहौर संधि में फंसी हुई है। दावादार देश इसे एक बच्चे से जबरदस्ती छीनी गई चीज मानते हैं, जबकि ब्रिटेन इसे एक वैध संधि के तहत किया गया हस्तांतरण बताता है। ये कानूनी व्याख्या इस मुद्दे को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो आखिर में कोह-ए-नूर है क्या? ये एक बेशकीमती पत्थर है। हाँ, ये साम्राज्यवाद का प्रतीक भी है और ये आज की दुनिया में देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण भी है। इसकी पहचान हर दौर में बदलती ही रही है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब किसी चीज का इतिहास इतना साझा हो, इतना खूनी और इतना लंबा हो, तो उस पर आखिर किसका हक बनता है? उसका जहां से वो निकला, उनका जिन्होंने उसे बार बार जीता, या फिर उसका जिसके पास वो आज है? इसका जवाब शायद इतिहास से भी ज्यादा जटिल है।